अच्छा जी। स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? रिप्लाई कर दें, यस या नो। ठीक है जी। पेपर ए। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन पहले आंसर कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर एजेंडा हमारा यही है कि लेके चलें किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह लेके चलने हैं, क्या क्या चीजें लिखनी है और क्या नहीं लिखनी। ये जो आपका क्वेश्चन है कि लेंथ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, ये जब हम बी पार्ट में जाएंगे, यानी जब हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वो मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन था कि अगर हम करंट अफेयर्स के तर्ज पे सवाल आते हैं जी, तो क्या सिर्फ अगर उनको हल किया जाए और इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस स्किप कर दिए जाए तो एग्जामिनर्स के जहन, एक तो इकोनॉमिक्स के अपने जार्गन्स हैं, ठीक है जी, वो आपने यूज करने होते हैं। यानी लेजर इकोनॉमी है, जितने भी आपके पास डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आपने दिया हुआ हो, आपने पाइट के जितने रिसर्च है उनका हवाला दिया हो, फॉरेन जितने रिसर्च हुए हैं उनका हवाला दिया हो, कंपैरिजन किया हो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, इंडिया के साथ, फिर इतने अरसे में हमारी कंट्री इतना चेंज हुई है, दूसरे में इतनी ग्रोथ आई है। जब आप ये कंपैरिजन वगैरह करें तो ये करंट अफेयर में हम बहुत कम करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको ये सारी चीजें लेके चलनी होती है। इकोनॉमिक्स में फिर आप ग्राफ्स बना रहे होते हैं, ठीक है जी, आप कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, आप डेटा दे रहे होते हैं, आप सर्वेस के रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, आप पाइट की रिसर्च बता रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब आप इंक्लूड करते हैं विद इकोनॉमिक जार्गन्स, जब आपको उनको बता रहे होते हैं इकोनॉमिक्स ही की टर्मिनोलॉजीज में, जब आप बता रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर इकोनॉमिक्स ही से ली गई सवाल है और उनके क्वेश्चन आते भी हैं एक दो, करंट अफेयर में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां फिर आप इकोनॉमिक्स के जार्गन्स करने के बजाय आप कॉमन ऐसी चीजें लेके जाएंगे ताकि आप एग्जामिनर को, जो करंट अफेयर का बंदा है, उसको बता सको कि इकोनॉमिक की जो सिचुएशन है कितनी ग्रेव है, कितनी सीरियस है। तो इस तरह आप करंट अफेयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जार्गन्स इकोनॉमिक्स की यूज करें, इस तरह की ग्राफ्स, सर्वेज, कंपैरिजंस, डाटा, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करें, तो आपके मार्क्स बिल्कुल वो कम नहीं आएंगे। ठीक है जी। सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन था कि बीएस लेवल के जो स्टूडेंट है क्या वो प्रॉपर कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे? एग्जैक्टली 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें कोई आपके एमफिल लेवल की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जो आपकी सीएसएस की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, बीए लेवल की, ठीक है जी, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो उसमें आप लोगों का पेपर जितने अभी तक हम देख चुके हैं 17 ऑनवर्ड, इस फील्ड के साथ जो लिंक है, तो आपके पास जितने भी पेपर आते हैं आपके मास्टर लेवल पे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारा खुद चूंकि मास्टर एमफिल कायद आजम और एमफिल पाइट का ही है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, बिल्कुल इसमें एमफिल लेवल की जरूरत नहीं होती। आप मास्टर लेवल, बीएस लेवल की इकोनॉमिक्स से सीएसएस का कंप्लीट पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी जो अक्सर लड़के पूछ रहे थे कि पैटर्न क्या होना चाहिए जी पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्या ये भी दूसरे पेपर्स की तरह इसमें बॉडी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो काम आपने करना है जी वो ये करना है, आपने रीड आउट करना है जी कंप्लीट पेपर को। जैसे ही आपको एग्जामिनर पेपर देता है, आपने पेपर को कंप्लीट पढ़ना है। एक दफा पढ़ें या दो दफा पढ़ें, जिस तरह ऐसे के बारे में हमें कहा जाता है एक दो दफा आप पढ़ें, तो आप भी एक दो दफा सारी क्वेश्चंस पढ़ लें। फिर क्या करें, इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग कर, जो जो आपको आते हैं उनको टिक मार्क करें ये पेंसिल के साथ, ताकि आप उसको इरेज कर सकें दोबारा। 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन मुझे आते हैं। टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। एक आपका ऑब्जेक्टिव का आ जाता है 20 मार्क का, इसके अलावा सब्जेक्टिव पेपर में आपके 7 क्वेश्चंस होते हैं। इन 7 क्वेश्चंस में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 6 अक्सर यूजुअली। एक जो है वो आपको 2 या 4 नोट्स दे देता है, राइट अ नोट ऑन लाइक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑन मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, किसी भी चीज पे वो आपको क्या दे देगा कि 2 टॉपिक्स पे या 4 टॉपिक्स पे क्या लिखें जी, नोट लिखें। ये 5 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा ईच। अगर 4 हैं तो 5 मार्क्स के, 2 हैं तो 10 मार्क्स के। इन 7 क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपको पता चला कि यार
मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये आता है और ये भी आता है। ठीक है, जबरदस्त। ये करने के बाद आपने इसके बाद क्या करना है, इसको न्यूमेरिक वैल्यू खुद देनी है कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं ये सबसे अच्छा आता है मुझे, ये दूसरे नंबर पे अच्छा आता है, ये तीसरे नंबर पे अच्छा आता है, ये चौथे नंबर पे अच्छा आता है और ये पांचवें नंबर पे। इसका मतलब है ये आप स्किप कर जाएं। इसके बाद जो आपने नंबरिंग दी है 3, 1, 2 और 4 की, सही है। हम ये, अच्छा, ये जितने भी रूल्स हम आपको बता रहे हैं, ये जितना हमने एक्सपीरियंस किया है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। आप क्या करें, जो सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है आपने। 30 to 35 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन को, ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए टाइम मिले। ठीक है। अच्छा ये है कि आप सबसे लास्ट शीट पे जाएं। ठीक है। वहां पे जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आपने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 4, जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, वो आपने यहाँ पे इसकी हेडिंग दे दी। आप लास्ट पेपर पे गए और जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती थी आपने लिखा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, फिर इसके जी मैंने अजम्पशंस लिखनी है। ठीक है। अजम्पशंस के बाद ये इंट्रो आ गया जी हमारा। अजम्पशंस के बाद और क्या क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं जी, इसकी कोई टेबल है, मैं टेबल ड्रॉ करूंगा प्रॉपर स्केल के साथ, उसमें सारा डाटा। फिर इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। इसके बाद फिर कोई ग्राफ बनेगा मेरे पास। ठीक है। और फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और एंड पे अगर किसी ने इस पे कोई क्रिटिसिज्म वगैरह की है वो, और कंक्लूजन। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कर दी। 3 और 4 लास्ट शीट पे लेड पेंसिल के साथ आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चारों क्वेश्चन 15 से 18 मिनट के दरमियान ये कर लो। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जब आप अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दें। फॉर इंस्टेंस आपसे पूछा गया है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट लें। देखें, बहुत ज्यादा शीटें नहीं भरनी आपका, जो ऑन एवरेज है 6 to 8 फेसेस जो आपकी शीट की हैं, अगर आप वो भर लेते हैं इट्स मोर देन इनफ 20 मार्क्स के लिए। लेकिन उन 5 से 8 शीटों में आपने जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो आंसर किया हो। ये ना हो कि आप इधर उधर की बातें तो कर रहे हो लेकिन टू द पॉइंट ना है। जिस तरह ऐसे में कहा जाता है बिल्कुल टू द पॉइंट रहे, यहाँ पे भी आपने टू द पॉइंट रहे। 2015 के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया है कि अभी शीटें नहीं गिनी जाती, आपका सब्सटेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका ये मैटर मतलब नहीं है कि शीटें मैटर नहीं करती, यानी लाजमी बात है। अभी इतना भी ना हो कि आपने एक ही पेज में उसको आंसर दे दिया। आपने 5-6 पेजेस जरूर लिखने हैं, लेकिन वो सब्सटेंस वाले। आपने सबसे पहले क्या किया, 5 to 8 शीट्स पे ये आंसर आपका आना चाहिए। अभी वो जो आपके क्वेश्चन है वो इसमें आंसर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग बनी हुई है इंट्रोडक्शन, आईसी क्या है, इंडिफरेंस कर्व हिक्स ने दिया, कंसेप्ट क्या था। ठीक है। किस यूटिलिटी के जरिए पहले हम कैलकुलेट करते थे, कार्डिनल अप्रोच के जरिए, यानी यूटिलिटी को मेजर कर रहे होते थे इन क्वांटिटेटिव टर्म। लेकिन हिक्स आए, उन्होंने कहा नहीं ये फ्लॉड है, और हम किस की तरफ जाते हैं जी, आईसी कर्व की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ रैंक करेंगे। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब ये हो गया आपकी इंट्रोडक्शन। सेकंड में आपके आएंगे इसके कुछ अजम्पशंस। ठीक है, कि ये हमारे पास इसकी अजम्पशंस है। 1 ऑर्डिनल अप्रोच है, 2 इसमें रैंक करेंगे, 3 आईसी ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। नंबर थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, इंडिफरेंस का। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिवली स्लोप। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नेवर इंटरसेक्टिंग। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। पांचों प्रॉपर्टीज आपने बता दी। और जब आप पांचों प्रॉपर्टीज बताएंगे, देखिए जब आप पहली बताएंगे कि इट्स नेगेटिवली स्लोप, अभी हम 2022 और 23 का पेपर हल भी करेंगे, तो उसमें भी जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप लोगों को आइडिया होगा। यहाँ पे चूंकि हमारे स्टूडेंट्स भी साथ बैठे हुए हैं तो उनको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम उनको कवर करा चुके हैं, तो उनका हम आइडिया उनको दे रहे होंगे। अच्छा, ये जब आप नेगेटिवली स्लोप लिखेंगे तो यहाँ पे आपने लिखा 3 और फिर 3.1, और यहाँ पे आपने लिख लिया लाइक आई सी इज नेगेटिवली, और ये आपने पूरा लिखना है जी। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप। तो यहाँ पे आपने आईसी ड्रॉ भी करके देना है, एक्सेस पे भी लिखना है कि हमारे पास एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है, और ये हमारा आईसी है। और यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये क्यों हमारे पास इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप है। फिर
टू पे आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं आईसीज आर नेवर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो आप यू बनाएंगे IC1 और यू बनाएंगे IC2, और फिर यहाँ पे एक नेम दे देंगे जी इसको ए का। तो आप कहेंगे अगर ए पी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इसके कबाते हैं, इसकी वजह से इंटरसेक्ट। इसी तरह आप C D E F G जितने भी हैं E5 तक पांचों प्रॉपर्टीज बता देंगे। अभी आपने ये सारा कर दिया है। एंड पे अगर वो आपसे पूछता है कुछ एडिशनल चीजें, बजट लाइन क्या होती है वो आपने बता देनी है, और एंड पे आपने इसको कंक्लूड कर देना है जी। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसमें जिसमें टेबल डायग्राम और ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हों, उनमें आपने फिर इंट्रो देना है जी। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग डेफिनेशन देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ वो पूछ रहे हैं आपसे, फॉर इंस्टेंस लाभ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह का क्वेश्चन है, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें आप इस तरह चलेंगे। आईसी कर्व है, सॉरी ISLM फ्रेमवर्क है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है, मिनी न्यूट्रलिटी है, तो आप इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। उसके बाद आप अजम्पशंस देंगे, अगर हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस चूंकि होती है। थर्ड पे आपके पास ये आ जाएगा। फोर्थ पे आप क्या करेंगे, टेबल देंगे, टेबल और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी हमारे पास। फिफ्थ पे डायग्राम आ जाएगी जी हमारे पास, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसके बाद हम रिजल्ट्स जो हमारे पास आए हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड पे अगर कोई क्रिटिसिज्म है इस पूरे फ्रेमवर्क पे वो देंगे, और एंड पे कंक्लूजन बिल्कुल उसी तरह ही होगा जिस तरह हम बाकी पेपर कर रहे थे। कंक्लूजन, इंट्रो, ये बॉडी, और बॉडी में वो सारी चीजें जो उसने पूछी हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे यहाँ पे आपने जब इसको बता दिया कि यार ये मेरे चार क्वेश्चन हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। कहाँ चला गया पहला पेज? अच्छा, हम काफी नीचे आ गए, सॉरी। ये चार क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किए। सबसे जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखा 1, ये सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जी, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा आता है, ये आप सबसे आखिर में अटेम्प्ट करेंगे, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। जो थर्ड अच्छा आता है आपको, ये सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे। पहले को पहले ही अटेम्प्ट करेंगे, तीसरे को दूसरे पे, चौथे को तीसरे पे, यानी जो आपको सबसे कम अच्छा आता है सवाल, वो आप थर्ड पे अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो आपको सबसे अच्छा आता है वो आप आखिर में अटेम्प्ट करेंगे, ताकि फर्स्ट और लास्ट दोनों इंप्रेशन अच्छे जाए, और सैंडविच कर दें आप वो दो क्वेश्चन जो आपको निस्बतन कम अच्छे आते हैं, ठीक है जी। ये आपका पैटर्न होना चाहिए चार सेलेक्ट करने का। फिर क्या क्या चीजें इसमें आपने लिखनी है, क्या स्किप करनी है, ये आपकी बॉडी आ जाएगी। कोशिश करें आप ये जितने भी हेडिंग्स हैं ये मार्कर के साथ दें, डायग्राम वगैरह जितने भी हैं स्केल के साथ ड्रा करें, जितने भी कर्व्स हैं बेहतरीन अंदाज से ड्रा करें। कर्व्स के जो अ, अगर आपके पास ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लाजमी बताएं कि एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई पे क्या है। जब आप कर्व ड्रॉ करें तो उसका नाम साथ जरूर रखें, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस हमारे पास जिस तरह ये सप्लाई और डिमांड हमारे पास कर्व है, तो इसकी जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्ट करने के बाद यू एरो जरूर बताएं कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अपवर्ड नहीं, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इस तरह की आपने कोनोटेशन जरूर देनी है। फॉर इंस्टेंस ये आपने डायग्राम ड्रा की तो आप कहेंगे फॉर इंस्टेंस वी वर एट पॉइंट ई where there was initial equilibrium. After price increase, there was a reduction in supply, due to which the supply curve shift backward, rotated leftward, and we reached at point F. तो इस तरह आपने जब डायग्राम बनाएंगे उसको एक्सप्लेन जरूर करना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपका कौन सा कर्व शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा है। ये आपने 3 से 5 लाइनों में उसको बताना है कि मेरा कर्व इस वजह से शिफ्ट हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन दिस द कर्व हैव शिफ्टेड राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, एंड ड्यू टू दिस इम्पैक्ट क्या आया, आपके आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आया, आपके प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आया, आपके इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आया। ये था अभी तक हमारे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सारा तरीका। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन
पेपर 2023 पे थोड़ा सा उसको देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इज द स्लोप ऑफ आईसी कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है जी। आईसी एवरी पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहे होते हैं, हमें बता रहा होता है कि आप के और y के दरमियान क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, y के कितने ड्रॉप करके आप x के कितने इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमें आईसी बता रहा होता है। और ये हम अपने कोर्स में पढ़ भी चुके हैं, सारी चीजें हम देख चुके हैं। जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, ये भी आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इज द स्लोप ऑफ एन आईसी कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी आप आईसी का बताएंगे, ठीक है, असम्पशंस भी बता दें, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएं किस चीज पे, आईसी पे। आईसी क्या है, दो कमोडिटीज के दरमियान जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको हम आईसी कहते हैं। और यही हमारे पास इसका क्या है, स्लोप है। और स्लोप के आईसी के स्लोप को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग दे के उसकी आपने क्या कर देनी है, प्रॉपर डेफिनेशन लिख देनी है। फिर नीचे लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना है कि नेगेटिवली स्लोप में हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश कर रहा होता है। क्यों? कि जितने आपने एक्स के बढ़ाने होते हैं, तो आप वाई के कम से कम लीव करते हैं टू इंक्रीज मोर एंड मोर ऑफ एक्स। ये सारी हम क्लासेस में कवर कर चुके हैं, स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ। फिर वो कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर विद द ग्राफ, तो ये हमने ग्राफ से बता दिया उसको। if good one is, ये भी सेकंड पार्ट है, justify your answer with a graph if good one is a neutral what is its marginal rate of substitution। अभी हमने आपको बताया कि एक y के आप कम से कम छोड़ेंगे to increase more and more of x, but if good two is neutral, तो न्यूट्रल के केस में वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन इक्वल करेगा, 1 for 1 करेगा। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं तफसील से आप लोगों को बता चुका हूं, what is opportunity cost, ठीक है, and how this is different from accounting cost। किस तरह अकाउंटिंग कॉस्ट में वो चीजें इंक्लूड नहीं होती जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होती है, और why इकोनॉमिक्स में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जरिए चल रहे होते हैं एंड वी डू नॉट रिलाई ऑन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम तफसील में बता चुके हैं जी अपने कोर्स। फिर है जी briefly describe the function of IMF। How does the IMF help countries track in financial? How does the IMF help? पता नहीं हेल्प करता है या मजीद फंसाता है। ठीक है, इस पे अमीर सारी चीजें डिटेल में आपको बता चुके हैं, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, इस पे आपने सेंट्रल बैंक का बताना है किस तरह ये मॉनेटरी पॉलिसी शेप करता है। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ग्रोथ, पाकिस्तान में अभी सबसे ज्यादा हमारा जी इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल करनी है, ये हमारा एसबीपी का फंक्शन है जी मेन। और हम एक बैंड बना लेते हैं कि इस बैंड के दरमियान हमारा इन्फ्लेशन जो है ना फ्लक्चुएट करना है। और इसके बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे होते हैं, और उसके बाद आप ग्रोथ को देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनके जरिए हम ये सारे इन चेक रख रहे होते हैं। यानी आपके पास पॉलिसी रेट होता है जो आजकल 22% है, ठीक है, उसको फ्लक्चुएट करने से आप क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं कि किस तरह आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ये जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप पॉलिसी रेट के जरिए कर रहे होते हैं, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपने कोर्स में। इसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी हम सारा देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आईएसएलएम वगैरह को कोई सवाल नहीं पूछा, उस पर भी हम ये सारी चीजें तफसीलन देख चुके हैं। तो आज का जो सेशन था उसमें ये था कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं वो हम आंसर कर सकें, प्लस ये बता सकें कि आपने पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एंड पे ये बता सकें कि आप लोगों ने उनको पहले और दूसरा जो सबसे अच्छे आते हैं उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीजें स्किप करनी है। अभी अमीर हैदर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि पेपर 2 में आप लोगों ने कौन सी चीजें करनी है। अच्छा जी, एक तो सर्टन मिथ एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी मिथ्स हैं। मसलन एक हमारे यहाँ अकबर जैदी साहब को पढ़ें तो एक बहुत बड़ी मिथ एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री।
तो वो बुक का जब स्टार्ट करते हैं उसके अंदर ये जो आपकी मिथ है इसको ब्रोक करते हैं, ब्रेक करते हैं, सॉरी। इसी तरह बहुत सारी और मिथ एग्जिस्ट करती हैं। मसलन हमारे यहाँ एक जैसे मिथ है कि आपने अगर सीएसएस के लिए अपीयर होना है तो कम से कम जनाब अगर आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को अगर आपने ऑप्ट करना है तो बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आपने कम से कम एमफिल किया हो। कोई भी इस तरह की, ये बिल्कुल एक टोटली मिथ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आता है, लेकिन ये जरूर है कि वो आपसे पूछता है कि कम से कम आपको इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, कोई एक आध अच्छी बुक के ऊपर आपकी सही तरह ग्रिप होनी चाहिए। आप समझते हो कि आईएमएफ का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर, डब्ल्यूटीओ किस तरह हमें इम्पेक्ट कर रहा है, कौन कौन से एग्रीमेंट है उसके तहत जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को। तो ये एक बिल्कुल मिथ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आपने बिल्कुल, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बीबीए से बैकग्राउंड है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और दे हैव सिक्योर्ड जनाब 140 प्लस मार्क्स। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, वो ये कि आप थोड़ा सा चीजें जो हैं वो सारी आप कवर करें। खास एक ये जो स्टैंडर्ड खास तौर पे माइक्रो है आपकी प्लस मैक्रो, 4 सवाल वो यहाँ से पूछता है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 3 से 4 सवाल वो यहाँ से पूछता है, 3 या 4 क्वेश्चन। और बाकी जो फिर सवाल हैं वो फिर आपके वो शायद कभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से पूछ ले, कुछ वो पब्लिक फाइनेंस से पूछ सकता है, इसी तरह मॉनेटरी से कुछ सवाल पूछ सकता है, 1 2 सवाल। इसी तरह फिर इंटरनेशनल ट्रेड है तो उससे वो सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से बाकी जो 3 4 सवाल हैं वो इन फिर मुख्तलिफ सेक्शन से वो पूछता है, शायद वो शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है। तो इस तरह करके वो सवाल पूछता है, तो कोई जरा भी मुश्किल नहीं है। हम 2 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, एक पार्ट 1 पढ़ा रहा होता है साथ जिसके अंदर माइक्रो मैक्रो है, और दूसरा फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहा होता है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज बिट एक्सटेंसिव। मसलन हम उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो अकबर जैदी साहब की बुक है, वही एक स्टैंडर्ड हमारे पास एक बुक है जिसको सबसे ज्यादा रेफर भी किया जाता है और एक अथेंटिक बुक है। तो उसको हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर मेजर जो चंक है, खास तौर पे उसके अंदर आईएमएफ के रिलेटेड बहुत डिटेल है, कैसे हम सैप्स के अंदर गए, वर्ल्ड बैंक का क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या चीज है, वाशिंगटन कंसेंसस क्या चीज है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से कवर होती हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, इसी तरह कुछ और बुक्स हैं जैसे कि अब इनका आपको फंक्शंस कहीं नहीं मिलेंगे, या ये इदारे जनाब वजूद में किस तरह है, तो उसके लिए फिर हम जाते हैं जनाब, रिचर्ड पीट की बुक है, तो वो 1 2 लेक्चर उसके ऊपर जाते हैं, उससे सारा पता चल जाता है इन सारे की, ये जो इदारे हैं इनकी हिस्ट्री पता चल जाती है, इनके फंक्शंस पता चल जाते हैं, ये कैसे वजूद में आए, ब्रेटन वुड सिस्टम कैसे वजूद में आया, क्या रोल ये प्ले करते हैं दुनिया के अंदर। तो पार्ट जो बी है ना इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये इट्स ऑल अबाउट कि अकबर जैदी साहब को आपने कवर किया हो, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इन इदारों को बड़ी अच्छी तरह समझते हो, और प्लस जनाब फिर आप कोई रीसेंट स्टडीज, आपकी रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो लाजमी आप पढ़ती हैं। मसलन जनाब आपको आना चाहिए, बजट डॉक्यूमेंट आपको खुद पढ़ना आना चाहिए। ये एक जैसे बजट डॉक्यूमेंट का एक एक एग्जांपल है। तो आप जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कंटेंट्स के बाद अगर जाएं तो उसके बाद आप जाएं तो ये आपको मेन ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं बजट डॉक्यूमेंट के, और इन्हीं से आपको पता चलता है कि आपकी कंट्री के सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं इकोनॉमी के रिलेटेड। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। जब अगर पूछे आपसे बजट डेफिसिट, तो आपको अगर आपको बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना आता है तो आपको सारा इसके अंदर पता चल जाता है कि हमारे यहाँ टैक्सेस कितने हैं। सिर्फ टैक्सेस नहीं है, पता चलता है आपको कि जनाब हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हैं, कौन कौन से नॉन टैक्सेस हैं, प्रोविंसेस को हम कितना शेयर दे रहे हैं, एनएफसी का क्या रोल है हमारे यहाँ, ये पैसे हमने, मसलन ये पैसे हमने एनएफसी को दिए हैं। फिर जनाब यहीं से आपको पता चलता है कि आप डेट के अंदर कितने पैसे, ये आपके मतलब इस साल के इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें पूरा जब आप बजट डॉक्यूमेंट, ये देखिए हमने अपनी क्लास के अंदर ये चीजें जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब उस तरह करवाई हैं कि वो आराम से बजट डेफिसिट निकालना हो। उनको ये पता है कि जनाब कौन से किस किस्म के टैक्सेस हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, जहाँ कहाँ पे रहे हैं, मसाइल कैसे हैं, और यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपने एक्सपेंडिचर कैसे कम करने बजट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, या फिर अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। फिर आप टैक्सेस को देखते हैं, कौन कौन से टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा टैक्सेस कौन से कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे हम नहीं टैक्सेस कलेक्ट कर पा रहे, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है सेकंड पार्ट के लिए कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को बड़ा डिटेल से आप पढ़ते हो, आप इन चीजों को समझते हो। मसलन वो आपसे पूछता है कि आप जनाब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पाकिस्तान को क्या मसला है, या रेमिटेंसेस का क्या रोल है, तो वो आपको सारा जनाब, आप अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को बड़ा डिटेल से पढ़ा है तो वहां से आपको पता चलता है कि हमारे जनाब इस साल की
एक्सपोर्ट्स कितनी है गुड्स की, इंपोर्ट्स कितनी है, इसी तरह आपकी जनाब सर्विसेज का क्या मसला है, इनकम के अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, और रेमिटेंसेस आपकी कितनी है, रेमिटेंसेस का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ रेमिटेंसेस को ही अगर हम इशू रिजॉल्व कर लें, उसको ही फॉर्मलाइज कर लें, तो आपका सारा जो ट्रेड डेफिसिट का मसला है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। तो बी पेपर के लिए बड़ा जरूरी है कि आप जनाब कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर बड़ा आपने उनको सही तरह से आपने पढ़ा हो। ये सिर्फ बी पेपर्स के लिए नहीं, ये आपको कहीं पे भी ऐसे के अंदर कोई ऐसा इकोनॉमी के रिलेटेड इशू आता है, या प्लस करंट अफेयर के अंदर कहीं पे भी इशू आता है, तो आप उसको बड़ी बेहतरीन तरीके से उसको लेके चल सकते हैं। अगर आपने रिसेंट अपना बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसको आप समझते हैं, ये बजट डॉक्यूमेंट से आपको पता चलता है कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, कहाँ कहाँ हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रेवेन्यूज हमारे स्टेट के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको ये पता चलता है कि हम डेट के अंदर जनाब कितने पैसे दे रहे हैं, फिजिकल जनाब डेफिसिट हमारा, उसकी वजह क्या है जनाब, सब्सिडीज हमारी बार बार कहते हैं जनाब जाती की तरह। ये जो बड़े बड़े आप देखते हैं टीवी के ऊपर इकोनॉमिस्ट बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको दे नो हाउ टू रीड द बजट डॉक्यूमेंट। इसी तरह फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसकी भी मोटी मोटी फिगर्स आपको सारी पता होनी चाहिए कि जनाब इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है। डी मतलब इस साल माइनस के अंदर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ की है, तो इसका मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है आपके। तो ये डॉक्यूमेंट्स थोड़े अगर आपने पढ़े हों तो आप बड़ा इजीली पेपर आपको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपको थोड़ा हिस्ट्री का पता हो। मसलन डेट का सवाल है कि डेट जनाब पाकिस्तान को एक मसला है, कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जनाब रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आपको बताएगा, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, उससे आपको एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी कि जनाब हमारा बजट है कितना, कितना हमारा डेट सॉरी है कितना। फिर आप अगर आपने आपको ये पता है कि पाकिस्तान ने रिसेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑप्ट की हुई है। 2023 से जनाब 2026 तक हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको जनाब सारा पता चल जाता है कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं डेट को कम करने के लिए, कहाँ कहाँ पे जनाब हमारे मसले पड़े हैं, किस तरह हम जनाब डेट को सस्टेनेबल हमने किस तरह बनाना है जनाब, हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल। पूरी दुनिया के अंदर कोई कंट्री नहीं है जनाब जिसके पास, जिसको डेट का मसला नहीं, या डेट जो जो उधार नहीं लेता है। लेकिन मसला ये है कि इट्स डिबेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी वर्सेस अनसस्टेनेबल। तो हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि देयर इज डेट लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान के अंदर, हम उसको कॉन्स्टेंटली वायलेट करें। तो ये थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। मसलन वो सवाल आपसे पूछ रहा है कि जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या उसकी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब आप इंट्रोडक्शन में लिखें कि जनाब हम एमडीजीज के अंदर बड़ा बुरी तरह से फेल हुए। आखिरी रिपोर्ट एमडीजीज की जनाब 2011 के अंदर आई, और 2015 के अंदर ये खत्म हुए, तो अगले 4-5 साल हमें पता ही नहीं था कि क्या कहाँ पे हम जा रहे हैं। फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर चले गए जनाब, 17 हमने गोल सेट किए, कमिटमेंट्स की दुनिया से कि 2030 तक उनको अचीव करेंगे। और एसडीजीज की भी जनाब आपकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो 2021 के अंदर आती है, फिर 22 के अंदर, अभी 23 के अंदर भी कह रहे हैं शायद आ जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए जनाब। और फिर जनाब आप बड़े डिटेल से, जब आपको पता है कि हमारा असल जो मसला पड़ा है वो तो ट्विन डेफिसिट्स के अंदर पड़ा है, जब तक हम रूट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी रूट कॉज यहाँ पे पड़ी। और ये क्यों है जनाब, इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू इलीट कैप्चर। अगर आपने रिसेंटली पाइड की जनाब स्टडीज पढ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट आपने पढ़ा हो कि जनाब बार बार बहस हो रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट को साइन करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म एक रिफॉर्म का एजेंडा होना चाहिए जनाब। तो उसके लिए फिर आपको कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स या वो चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मसलन अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट है 2021 की, इन इक्वालिटीज इन पाकिस्तान, बड़ी ही जबरदस्त रिपोर्ट है, हफीज ए पाशा साहब ने लिखी। तो आप उसे उसको एक दफा पढ़ लें आप इन इक्वालिटीज के ऊपर। वो इतनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपको वो अ, मतलब रिच वर्सेस पुअर की डिबेट के ऊपर आप इन इक्वालिटीज वो बताता है। वो फिर आपको जनाब इंटर प्रोविंशियल इन इक्वालिटीज के ऊपर वो बहस करता है। फिर वो जनाब अर्बन वर्सेस रूरल के ऊपर चला जाता है कि वहां पे क्या हमारी सूरत हाल है। फिर वो जेंडर के हिसाब से देखता है, फिर वो रीजन के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से जनाब किस तरह हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीजें फिर आपको पता होनी चाहिए। आपको थोड़ा रिसेंट अपनी इकोनॉमी के ऊपर जनाब आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जनाब 2023 से जनाब 2027 तक जनाब हमें हर साल जनाब $35 बिलियन चाहिए, जिसके अंदर जनाब $10 बिलियन जनाब आपने गवर्नमेंट आपने चलाने के लिए, और जनाब $25 बिलियन आपको चाहिए जनाब टू रीपे द डेट्स जो आपके मेच्योर हो चुके हैं।
तो जो बी पेपर है, इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप कितने अवेयर हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, आपको थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। और ये सारी चीजें हम, हमारा जो कोर्स चलता है उसके अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं। मसलन अगर एग्रीकल्चर की बात हो, तो एग्रीकल्चर के जनाब हमारी हिस्ट्री के अंदर दो ही बड़ी अब उसके अंदर चेंजिंग आई है। एक लैंड रिफॉर्म। अब वो कभी लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, कभी वो आपसे पूछ लेता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जनाब बड़ा डिटेल है, आपको उसके रिलेटेड जनाब आपको पता होना चाहिए कि जनाब हमारी जो गवर्नमेंट की जनाब शुरू की जो पॉलिसीज रही है, मसलन ये हमने बड़ा डिटेल से अपनी क्लास के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक किया। तो आपको जनाब पता होना चाहिए कि जनाब शुरू में जब पाकिस्तान बना तो हमने जनाब कोई एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं था। पहले शुरू सारा हमारा फोकस जो था, इट वाज ऑल अबाउट के हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जनाब यहाँ पे लेके आना। ठीक है, ऑल पॉलिसीज निगलेक्टेड जनाब एग्रीकल्चर साइड, एंटी बायस एग्रीकल्चर अगेंस्ट। ये तो आपने जनाब पहले 10 साल एंटी बायस लाया और एग्रीकल्चर की ग्रोथ आपकी सिर्फ 1.43% रही। और फिर जनाब आपको 58 के अंदर जाके फील हुआ कि नहीं जनाब हमने अब फोकस करना है इसके ऊपर। और पार्शली इसके अंदर ज्यादा जो फिर ये सारी डेवलपमेंट देखी जाती है कि फॉरेन एड आ रही थी, और उसकी वजह से आपने जो स्टार्ट किया इंटरनेशनल एक ग्लोबल एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है उसका सारा एक एजेंडा था यहाँ पे, कैसे आपने लेके चले। तो फिर किस तरह आपने किया जनाब, आपने सिर्फ एक फंक्शनल इनइक्वालिटी की डॉक्ट्राइन जो है वो यहाँ पे उसको फोकस किया, उसके रिजल्ट्स क्या निकले वो फिर सारे रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। बड़ा क्रिटिकल उसके एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह आपने ग्रोथ को फोकस किया, क्या उसके रिजल्ट्स निकले। ट्यूबवेल अगर लगे तो जनाब पता चला सारे ट्यूबवेल जनाब 1% जो है सारे पंजाब के अंदर लगे। और उन्हीं इनइक्वालिटीज के ऊपर जनाब फिर आपकी फ्यूचर के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह फिर पीपल पार्टी और वेस्ट आपका जो ईस्ट पाकिस्तान है वो जनाब उन्हीं इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट जो है वहां पे जनाब मुजीब का राइज होता है, और यहाँ पे भुट्टो साहब का राइज होता है। वही डिस्पैरिटीज और उन्हीं के ऊपर जनाब के जो आपने लैंड रिफॉर्म ये ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जनाब सारा उससे आपको पता होना चाहिए कि जब 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 हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप आई है तो हमने जनाब हाई जीडीपी ग्रोथ अचीव किया है। लेकिन जनाब उसके अगेंस्ट हमें नुकसान क्या हुआ है जब जब डिक्टेटरशिप आई है इनइक्वालिटी जनाब आपके यहाँ बढ़ी। और जब जब आपके यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है तब तब आपके यहाँ लो जीडीपी ग्रोथ, बट इट वाज ऑलवेज इंक्लूसिव। तो उससे आपकी इनइक्वालिटीज कम हुई। आपको पता होना चाहिए एनएफसी अवार्ड ने किस तरह हमें हेल्प आउट किया है हमारे यहाँ, उसके अंदर पॉवर्टी का फिगर भी हमने लेके चले। तो ये सारी एक जो बी पार्ट है सारा, इट्स ऑल अबाउट कि आप रिसेंट जो चीजें हो रही हैं उससे कितना एक अवेयर हैं आप। और कोई जरा भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी एक राइट अप्रोच चाहिए, और जरा सा आपको मतलब कोई सही बताने वाला हो कि ये बच्चे यहाँ से चीज पढ़ लो ये वहां से पढ़ लो। कोई भी इसके अंदर जरा भी मुश्किल नहीं है। आपके ऊपर तो आपके दो इन इदारों के ऊपर तो आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। इसके ऊपर एक या दो सवाल वो लाजमी पूछता है कि फिर पाकिस्तान जनाब कैसे पाकिस्तान बेसिकली हिस्ट्री ऑफ दो चीजें आप समझ लें। एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर क्या मेजर बड़ी चेंजिंग क्या आई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइड पे क्या बड़ी चेंजिंग आई है, एग्रीकल्चर साइड पे क्या बड़ी चेंजिंग आई है। इसी तरह फिर जनाब आई सैफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हम कैसे लेके आए। तो ये आपको चीजें जो है बड़ी बड़ी, या टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है, ये बड़ी चीजें इसके रिलेटेड। दूसरा फिर आपको करंट इश्यूज, करंट इकोनॉमिक इश्यूज, ये दो चीजें अगर आपको पता है ना तो आप आसानी से जनाब ना सिर्फ आप इकोनॉमिक्स का पेपर भी जो है बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड कहीं पे भी आप सवाल या ऐसे आता है बड़ा बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जिसने बच्चे ने कभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, वो कैसे किसी भी ऐसे के ऊपर या इट्स जितना भी आपके ऐसे और सारा आता है बेसिकली तो सारा सोशल इश्यूज के इर्द गिर्द ही वो घूमता है। आपसे पूछता है कि इसको कैसे से आप सॉल्व कर सकते, तो उसके अंदर आप कैसे डेटा को फिट करते हैं कि जनाब जब तक अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा। तो ये तो वैसे ही आपका पढ़ना बड़ा जरूरी है बीइंग एस्पायरेंट ऑफ सीएस स्टूडेंट। तो करंट आप ऑथर्स को पढ़े, مثلا डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब है उनको रेगुलर पढ़े, डॉन के अंदर लिखते हैं कि क्या क्यों जनाब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों क्या क्या वजह जनाब कि हम क्यों ज्यादा इतना वो स्टेट बैंक जो है कोशिश कर रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये इस जो चीजें हैं थोड़ी सी अगर आपको इसके ऊपर इन इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी ग्रिप है तो आप आसानी से जो
बी पेपर के सवाल हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज है वो नहीं है कि बड़े कोई बाहर से चीजें पूछता है। इन्फ्लेशन के रिलेटेड मसलन 2022 के अंदर उसने पूछा कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने बड़ा डिटेल से किया। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी वो पूछता है जनाब। तो पॉवर्टी का जनाब आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्वे है जनाब पाकिस्तान के अंदर, जो सारा डेटा इकट्ठा करता है। कौन करता है जनाब ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड सर्विस? तो आपको पता होना चाहिए जनाब, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जनाब जो ये सर्वे कंडक्ट करवाता है। और उसके अंदर उन्होंने जनाब मैयर करना शुरू किया है कि जनाब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को सिर्फ इनकम से आपने नहीं देखना, बल्कि आपने ये भी देखना है कि एजुकेशन इसको कितना इफेक्ट करती है। जेंडर जनाब इसके ऊपर, अगर एक फीमेल है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जनाब वो पुअर हो। इसी तरह फिर आप रीजन भी देखेंगे, आप फिर ये भी देखेंगे कि बंदा रूरल से है या अर्बन से है, तो इसको आप कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप इनको साथ साथ देखते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे।